कुछ MCQs आपसे पूछता हूँ। कल हम लोगों ने कुछ किए थे, कुछ आज करते हैं, जैसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और अगर कोई सवाल होगा तो वो भी मेरे सामने आ जाएगा। ये हम लोगों ने कल कर लिया था, पार्टनरशिप वाला, है ना? ये हो गया था। सेकंड भी हो गया था, सेकंड भी हो गया था। थर्ड, थर्ड देखें जरा। थर्ड देखें। कहता जी, वाई डू जनरल पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप ऑफन फेस हायर रिस्क्स कंपेयर टू लिमिटेड पार्टनर? जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर में क्या फ़र्क था, बताएं ना ज़रा मुझे। लाइबिलिटी का फ़र्क था। किस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी और किस में लिमिटेड थी? तो इसका मतलब है कि जनरल पार्टनर को जब हम लोग कंपेयर करेंगे लिमिटेड पार्टनर के साथ, तो जो रिस्क वो फेस कर रहा होगा वो एक ही रिस्क होगा। कौन सा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला। अब देख के बताएं आंसर कौन सा? सी, क्योंकि वो क्या फेस करता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी फेस करता है। बेहतरीन हो गया। सेकंड देखें। थोड़ा सा गौर से सोचना। डी, एसेट्स। आ जाओ। डी की बात कर रहे हो? अच्छा, आप में से कोई ए को सपोर्ट कर रहा? कोई ए को सपोर्ट कर रहा? कोई बी को सपोर्ट कर रहा? बी को आप सपोर्ट कर रहे हो, और डी को? तो मुकाबला बी और डी में। कोई सी वाला भी है? सी वाला कोई नहीं है। अब देखते हैं। कहते हैं जी, इन सोल ट्रेडर द ओनर्स एबिलिटी, ओनर की काबिलियत टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ये कौन से फैसले होते हैं? खुद मुख्तार, ऐसे फैसले जो बंदा खुद से कर सकता, उसको किसी से पूछना नहीं है। तो ये चीज़ उसको क्या फ़ायदा देती है? मुझे बताओ, क्या वो किसी को अकाउंटेबल है, जवाबदेह है? तो ये तो गलत हो गया। क्या इस खुद मुख्तारी से उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, ये भी गलत हो गया। पीछे रह गया बी और डी। अच्छा, याद रखना MCQs में भी ऐसा ही होगा, जो तुम ICAP में जाओगे देखोगे। 4 ऑप्शंस में से हमेशा 2 ऐसे होंगे जो कि सिरे से गलत होंगे, और 2 ऐसे होंगे जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो तुमने बहुत ध्यान से देखना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल। अगर मैं आज़ादाना फ़ैसला ले रहा हूँ तो मेरे फ़ैसला करने की स्पीड ज़्यादा के कम? ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी, चूँकि मैं नहीं फ़ैसला करना ना, मैंने किसी से पूछना तो है नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा के कम? ज़्यादा। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी पसंद से फ़ैसला करना है। भाई मैं कहूँ कि मैं हफ्ते में 4 दिन दुकान खोलूँगा, 3 दिन दुकान बंद कर रखूँगा, आई एम फ्लेक्सिबल विद टाइम। अच्छा, वो 4 दिन जो दुकान खुलेगी वो सुबह 9 बजे खुलेगी और 12 बजे बंद हो जाएगी, फिर 3 बजे खुलेगी और 7 बजे बंद हो जाएगी। तो अभी तक तो बी वाली फील आ रही है हमें। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स। भाई इंडिविजुअल सोल ट्रेडर के एसेट्स पर्सनल वाले बचते हैं? अगर नुकसान ज़्यादा हो जाए तो कारोबारी एसेट्स के बाद किसको? घर के एसेट्स को बेच दिया जाता है। अब बता दो आंसर कौन सा?
जो डी हजरात कह रहे थे वो क्या, डी वालों को क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? पक्का ये सॉल्व करें। कोई ए वाला है हम में से? ए वाला है कोई हम में से? कोई सी वाला है हम में से? आप सी वाले हैं, आप ए वाले हैं, अच्छा आप सी वाले हैं। कोई डी वाला है हम में से? नहीं। अब देखें, कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप रिटर्न तो बना ही सकते हैं, मगर आप उसको ओरल भी बना सकते हैं। अभी ओरल क्या होता है? ज़बानी कलामी। मुझे बताओ, अच्छी बात रिटर्न या ओरल? रिटर्न अच्छा है, क्यों? उसमें पता होता है कि अगले बंदे की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, परेशानियां कम होती हैं, लड़ाइयाँ कम होती हैं। एक दफ़ा जो बात लिख दी जाती है तो फिर दूसरा बंदा उसको फॉलो भी करता है। क्या रिटर्न से ये इंश्योर हो जाता है, गारंटी हो जाती है कि सबको बराबर के प्रॉफिट्स मिलेंगे? नहीं, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम रिटर्न में बताते हैं कि किस बंदे की कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और क्या वो हमेशा बराबर होती है? नहीं, बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ए तो गलत है। ओरल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओरल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कानून ओरल एग्रीमेंट्स को नहीं मानता। तो ये कुछ कुछ हमें सही लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं ना। Written agreements prevent disputes by clearly defining rights and ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। Written agreements reduces partners tax liability। उसका तो टैक्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो गलत हो गया। अब सही कौन सा है, बी या सी? बी या सी? बी या सी? बी या सी? चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। अब मैं तुम्हें एक फ़ायदा दिखाऊंगा, रीडिंग का फ़ायदा क्या होता है। आपको किताब शो हो रही होगी, हो रही है ना? मैं तुम्हें रीडिंग का फ़ायदा दिखाऊँ। मैं क्यों कहता हूँ कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये लाइन पढ़ दो यहाँ से। द पार्टीज यानी कि पार्टनर्स एग्री कर सकते हैं इधर ओरली और आइडियली इन राइटिंग। इससे क्या मतलब हुआ? इतनी लाइन से क्या मुराद है? ओरली कर सकते हैं, मगर आइडियल क्या है? दैट इट शुड बी इन रिटन। अच्छा, a written partnership agreement spells out the terms and conditions of, और ये recommended है to prevent later conflicts between partners। अब मैं आपको वापस लेकर आता हूँ, हम वापस आ गए। अब देखो, रिटन एग्रीमेंट्स प्रिवेंट करता है डिस्प्यूट्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और सी क्या था? ओरल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सवाल दोबारा पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रेकमेंडेड।
तो ओरल लॉ में तो एनफोर्सेबल नहीं है, मगर क्या ये फिर भी बनाया जा सकता है? ये हल्के लेवल का एग्रीमेंट होगा मगर किया जा सकता है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज बी। ये है रीडिंग का फ़ायदा। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करेंगे तो कामयाब होंगे, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज ही आना है। हर चैप्टर को आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। अच्छा जी, इसके बारे में बताएं। जल्दबाजी में आंसर नहीं ध्यान दिया करो, सोचा करो। ए वाला है कोई? ए वाला कोई नहीं, ये तो वैसे गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो कोई भी बिजनेस रख सकता है, चाहे वो फॉर बिजनेस हो, फॉर प्रॉफिट हो, चाहे फॉर नॉट प्रॉफिट हो। फंडिंग का सोर्स भी हर एक के पास होता है। मेन जो डिफरेंस है वो है इनका पर्पस। भाई बिजनेस वालों का पर्पस क्या होता है? क्या होता है मुझे बताएं? प्रॉफिट अर्न करना होता है। और एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना आवाम के लिए। यहाँ पे पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। चलो ये बताओ, बी, सी, कोई ए वाला है हम में से? कोई डी वाला है हम में से? मुझे बताओ लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? सबकी? कुछ की लिमिटेड, कुछ की। कम से कम एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो जनरल हो। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी थी? जिसमें सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी। कहता है अ लिमिटेड पार्टनरशिप इज मोस्ट सूटेबल फॉर हाई रिस्क वेंचर्स बिकॉज ऑल पार्टनर्स शेयर इक्वल कंट्रोल। भाई पार्टनर लिमिटेड वाला हो या पार्टनर अनलिमिटेड वाला हो, कंट्रोल क्या सिर्फ एक पार्टनर का होता है? डिवाइड हुआ होता है। तो ये तो गलत हो गया। लिमिटेड पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म विदाउट द रिस्क ऑफ लॉस। नहीं, लॉस तो होगा, लॉस तो हो सकता है। और लिमिटेड पार्टनर्स में ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल भी लायबल नहीं है, उनकी लाइबिलिटी है, मगर कहाँ तक है? जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किए। तो ऑप्शन सी पढ़ो जरा, वही तो लिखा हुआ है कि लिमिटेड पार्टनर का जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है, जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वो कहाँ तक महदूद है? इन्वेस्टेड कैपिटल। ऑप्शन डन। चलो एक और आखिरी करते हैं, नहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कल के टॉपिक से कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो मुझे बताइए। है कोई सवाल, कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल हो जहनों में? क्लियर है सारी बातें? आगे चलो, चल आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल, जिससे मैं आपको कंपनी के बारे में समझाऊंगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है ताकि एक ही दफ़ा आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। 5 दोस्त, याद है वो कल हम लोगों ने एक मिसाल शुरू की थी 5 दोस्तों वाली, ए बी सी डी और ई। उन्होंने थक हार के ये फैसला कर लिया कि हमें कंपनी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? कंपनी। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा और आपने देखते जाना। ए कितने पैसे लाया घर से? 5 लाख। बी कितने पैसे लाया? सी कितने पैसे लाया? हैं? 10 लाख।
डी कितने पैसे लाया? 80,000। और ई कितने पैसे लाया? कुल मिला के कितने पैसे हो गए? 20 लाख। तो 5 दोस्तों ने मिलके 20 लाख रुपया जमा कर लिया। क्यों जमा किया? पार्टी करनी है उन्होंने? नहीं, कंपनी खड़ी करनी है। ठीक है, कर लें। ये सारा पैसा उन्होंने ला के एक डब्बे में डाल दिया। इसमें डाल दिया, डब्बे में डाल दिया, और डब्बे के ऊपर लिख दिया कंपनी। डब्बे पे क्या लिखा? कंपनी। अब ए के पास क्या सबूत है कि उसने उस डब्बे में 5 लाख डाला? सबूत क्या है? सबूत एक एग्रीमेंट हो सकता, ठीक है, वो एक सबूत है कि भाई मिस्टर ए इस डब्बे में 5 लाख रुपए डाल रहे हैं। सी के पास सबूत, वही एग्रीमेंट होगा। एक ऐसा एग्रीमेंट बनेगा जैसे पार्टनरशिप में बना था। उसका नाम क्या था? पार्टनरशिप डीड। उसका नाम क्या था? पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट को हम एक और नाम देंगे, लिख लें। इसको हम कहेंगे MOA। यार कोशिश करें अगर वो टाइम पे आ जाओ, क्योंकि 15 मिनट फिर ज़ाया हो जाते हैं आपके। MOA, मेमोरेंडम, लिख लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ व्हाट? एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप में क्या नाम था? डीड। यहां पे क्या नाम है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहां पे लिखा जाता है कि कौन कितना पैसा लेकर आया कंपनी में। डन? अच्छा, ये एग्रीमेंट बन गया। मिस्टर ए ने जो 5 लाख रुपया डाला है, मिस्टर ए कहते हैं मुझे इस 5 लाख की रसीद चाहिए। क्या चाहिए? रसीद चाहिए। मिस्टर सी को भी रसीद चाहिए, बी को भी चाहिए, डी को भी चाहिए, ई को भी चाहिए, सबको चाहिए रसीदें। आप में से किसी के पास 10 रुपये का नोट है? अभी जेब में हो, दिखा दो। एक खाली कागज फाड़ो, कोई भी फाड़ ले आप में से। पूरा पेज फाड़ना, एक पूरा पेज फाड़ो और उस पर लिखो, ज़रा लिखो, मैं बोलता हूँ। लिखो, कंपनी ने मिस्टर ए को 10 रुपये के हिसाब से, किसके हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से 50,000 हिस्से दे दिए। कंपनी ने मिस्टर ए को 10 रुपये के हिसाब से 50,000 क्या दे दिए? हिस्से दे दिए। लिख ले यार, लिख लिए दो। ये मेरे पास एक कागज आ गया। ये कागज किसकी तरफ से आया? कंपनी की तरफ से आया। और क्या लिखा हुआ है इस कागज पे, जो कि बहुत छोटा लिखा हुआ है? कंपनी गेव मिस्टर ए हाउ मेनी शेयर्स? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर की वैल्यू क्या है? 10। ईच मीन्स हर शेयर। तो जरा 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 5 लाख। उसने पैसे भी कितने दिए थे? 5 लाख। तो जब मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए डब्बे में डाला, तो डब्बे ने ये एक रसीद निकाली। क्या लिखा हुआ है? कि 10 रुपये के हिसाब से हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। 10 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर्स के तुम क्या बन गए हो? मालिक बन गए। क्या बन गए हो? मालिक बन गए हो। ये जो कागज कंपनी ने या कंपनी के डब्बे ने निकाला है, इसको हम कहेंगे शेयर सर्टिफिकेट। क्या कहेंगे? शेयर सर्टिफिकेट। बाय डिफॉल्ट आमतौर पे हर शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 रुपये। फेस वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपये। फेस वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, फेस वैल्यू होती क्या है?
वो वैल्यू जो कि उस शेयर के ऊपर दर्ज हो, वो वैल्यू जो कि उस शेयर के ऊपर, इस पे कितनी है फेस वैल्यू 10। अगर मेरे हाथ में 20 रुपए का नोट हो तो उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 20। 100 वाले नोट की फेस वैल्यू क्या होगी 100। 5000 वाले की 5000। तो हर शेयर के ऊपर जो वैल्यू दर्ज होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो कितनी होती है 10 रुपये। तो मिस्टर ए ने 50,000 शेयर्स लिए किस हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से। अब मुझे बताओ बी ने कितने शेयर्स लिए होंगे 30,000 किस हिसाब से, सी ने 1,00,000 किस हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से, डी ने 10 रुपये के हिसाब से, और ई ने किस हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ओके। ये शेयर रिप्रेजेंट क्या करता है, ये शेयर रिप्रेजेंट क्या करता है ओनरशिप, कंट्रोल। क्या मैं कह सकता हूं कि मिस्टर बी जिन्होंने 3 लाख रुपया दिया है, कितने में से 3 लाख दिया है 20 लाख में से, तो 3 लाख दे के ये कितने % के मालिक हो गए 15 कैसे आया 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय मिस्टर ए कितने % के मालिक हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ई कितने % का मालिक है 6%। वो तो लिखा हुआ है ना सामने ब्रैकेट में 6%। निकाल के देखें रन, खोलें जरा कैलकुलेटर मोबाइल वाला खोल लें और निकाल के देखें क्या 1,20,000 को जब हम डिवाइड करते हैं 20 लाख पे तो क्या आंसर 12% ये 6% ही आता है। निकाल के देखें जरा। यही आता है ना, और यही आ रहा है सबका। चलो एक काम करो डी का भी वेरीफाई कर लो। 80,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 80,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करो डिवाइड और मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर सी कंपनी का 50% का मालिक है। क्यों, वजह मामा लगता है वो, मामा लगता है वो नहीं, क्यों 20 लाख में से कितने पैसे उसके हैं 10 लाख। तो 20 का हाफ क्या होता है 50% का मालिक। और हर शेयर की फेस वैल्यू वो ग्रीन में लिखा हुआ है 10 ईच। और लिखना कैसे है 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा ये तो हो गया शेयर कैपिटल। सवाल ये आता है ज़हनों में कि सर क्या ये शेयर जो आपने कहा कितने का है, अगर हम इसको मार्केट में बेचें तो क्या ये महंगा बिकेगा, सस्ता बिकेगा या उतने का ही बिकेगा। सवाल ज़हनों में आता है ना। जो रेट मार्केट लगाएगी, जो रेट क्या लगाएगी मार्केट लगाएगी, उसको क्या कहेंगे मार्केट वैल्यू या मार्केट रेट। और ये वैल्यू कौन सी थी फेस वैल्यू। ये शेयर कौन सी थी ये वैल्यू कौन सी थी फेस वैल्यू। मार्केट जो वैल्यू लगाएगी उसकी क्या होगी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। लिख लें, भूल जाएंगे लिख लें, मुझे पता आप लोग मासूम जहनों वाले हैं, लिख लें लिख लें मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। जल्दी से बस ये 2 वर्ड्स लिख लें। आप जब पढ़ेंगे रिकॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएगा कि मैंने क्या मिसाल दी थी। अच्छा मुझे बताएं इन्होंने ये जो कंपनी बनाने का फैसला किया है ये क्यों फैसला किया होगा, क्यों नहीं गए टूवर्ड्स पार्टनरशिप। मुझे आपने 3 वजूहात बतानी, हमने कल जाते हुए डिस्कस की थी वो 3 वजूहात। 3 वजूहात। एक तो लायबिलिटी क्या है, एक लायबिलिटी क्या है लिमिटेड। दूसरी
गवर्नमेंट सिंगल पर्सन ट्रीट करती नहीं करती? नहीं करती। नहीं ना, तुम नहीं पढ़े जाके भाई। ये 3 वजूहत है। आप जरा देखें, ये 3 बातें। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी के मुताबिक, सॉरी, गवर्नमेंट के मुताबिक कंपनी एक सेपरेट चीज़ है और उसके मालिक एक सेपरेट। कंपनी ने जो भी एसेट्स खरीदने हैं किसके नाम पे खरीदने हैं? अपने नाम पे खरीदने हैं। कंपनी के टैक्स के लिए लायबल कौन है? कंपनी के टैक्स के लिए लायबल कौन है? कंपनी। कंपनी के एसेट्स के लिए लायबल कौन है? कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं किस बिहाफ पे करने हैं? अपने बिहाफ पे, अपने नाम पे करने हैं। और कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। और कंपनी में क्या चलती है? परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या था? एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। कोई भी बंदा कंपनी में शेयर्स खरीद सकता है, किसी को कोई मसला। आज मैं जाके अगर पीआईए के शेयर्स खरीद लूं, नेस्ले के शेयर्स खरीद लूं, तो क्या कंपनी को धचका लगेगा एकदम से? या कंपनी अपनी फ्लो में चल रही है? कंपनी अपने फ्लो में, मैं शेयर्स खरीद के शेयर होल्डर बन जाऊंगा। मगर क्या मेरे पास वो ताकत भी आ गई कि मैं कंपनी को जाके चलाना शुरू कर दूं? नहीं, वो ताकत मेरे पास नहीं आई। कंपनी को फिर चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स। एक वर्ड लिखें, कंपनी को चलाने वाले अफराद का नाम है क्या भला? डायरेक्टर्स। कंपनी को जो लोग चलाते हैं उनका नाम क्या है? डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाने वाले लोगों का नाम क्या है? डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाने वाले लोगों का नाम डायरेक्टर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है BOD। BOD स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। BOD स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई कंपनी के शेयर आज मेरे पास हो, कल आपके पास हो, परसों आपके पास हो, फिर आप खरीद लें, फिर आप बेच दें, फिर वो खरीद लें, फिर दोबारा से मैं खरीद लूं, क्या कंपनी की पॉलिसीज को कोई फ़र्क? क्या कंपनी के नाम को कोई फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कोई भी आके उसके शेयर्स खरीद ले, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स किसी को भी अपने शेयर्स क्या कर सकते हैं? आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और ये भला सेल परचेज कहाँ पे होती है? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में। लिख लें, आपकी मेहरबानी लिख लें। मासूम से जहन है, भूल जाते हैं चीज़ें। लिख लिया? अब एक काम करें, सामने लिखी हुई जितनी भी बातों को एक दफ़ा पढ़ लें। ये सारी बातों की समरी है। एक एक लाइन आप लोगों ने पढ़नी है। ये 9 बातें लिखी हुई, नहीं ज़्यादा, 3, 6, 9, 10, 11 बातें लिखी हुई। एक एक लाइन को तसल्ली से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं हमें। किसके पैसे थे? वापस ले लोगे? अच्छा ले लो यार। इसे कहते हैं पक्का सी है, पैसे नहीं छोड़ता अपने। ये भी वापस ले ले आप, वैसा आपने मेरा कागज़ ले लिया। इसकी जहाज़ कश्ती जो मर्जी बना सकते हो,
हाँ जी, एक एक करके ये 11 की 11 बातें पढ़ लें। लेटेस्ट दौर तस्वीरें खींचेंगे, घर जाकर देखेंगे। हाँ जी, कोई मसला? पार्टनरशिप में दूसरा ये वाला पॉइंट ठीक है। इसके अलावा बाकी पढ़ लो, फिर मैं एक दफ़ा बताता हूँ। डन? कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी? एक सवाल आया है, पार्टनरशिप में कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट। मैं चाहूँगा कि ये पॉइंट आप में से कोई एक्सप्लेन करे। एनीवन? जी प्लीज़, ऊंचा बोलना। पार्टनरशिप यानी बिजनेस इस तरह के कोई भी पर्सन एक होल्ड नहीं कर सकता पूरी पार्टनरशिप। मज़ा नहीं आया। और कोई? हाँ जी सर, पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी हासिल नहीं होती। जैसे किसको नहीं होती? जैसे सोल ट्रेडर को भी नहीं होती, कंपनी को होती है सेपरेट पर्सन, को उसको काउंट किया जाता है। ये सेम बात है, सही कह रहा। कैसे? आबिद किराने वाला और आबिद ये एक ही पर्सन है। आप 3 लोग मिलके एक पार्टनरशिप खोल लें, वो पार्टनरशिप और आप एक ही पर्सन। बट आप 3 लोग मिलके एक कंपनी खोलेंगे तो वो कंपनी और आप 3 अलग अलग पर्सन। हाँ? और ये अलग अलग होने का नुकसान क्या है? डबल टैक्सेशन। बेहतरीन हो गया। वापस आते हैं इसी मिसाल पे। हमें ये मिसाल जितनी बताई थी उतनी तो समझ आ गई है ना। चलो अब इससे आगे चलते हैं। क्या रिड्यूस तो नहीं हुई अमाउंट तो उतनी है। 5 लाख रुपया लेकर आया था, तो 5 लाख को हमने लिखा ऐसे है कि 10 रुपये के हिसाब से उसको कितने शेयर्स मिले हैं? 50,000। ये ऐसा ही है कि आपके अब्बू आपसे कहें कि बेटा मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, क्या दूंगा, और वो 10-10 वाले 10 नोट आपको दे दें, तो है तो वो 100 रुपया ही, तो 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे, तैयार हैं? पूछूं? परेशान तो नहीं होंगे? चलो पूछता हूँ। मुझे ये बताओ कि इनके पास जो एम्प्लॉयज़ आएंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे कि कम पढ़े लिखे होंगे? ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? इनकी लाइबिलिटी एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? ये टैक्स जो पे करेंगे ज़्यादा पे करेंगे कम पे करेंगे? ये क्या है? डिसएडवांटेज। डबल टैक्सेशन क्या है इनकी? डिसएडवांटेज। कंपनी की लाइफ लिमिटेड कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स थे वो मजबूर हैं, इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जा सकते, मगर शेयर होल्डर्स क्या किसी को भी शेयर बेच कर निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। जिस वैल्यू पे वो शेयर बेचेंगे उस वैल्यू का नाम? दोबारा बोलो। हाँ, और जिस पे उन्होंने लिया है वो फेस वैल्यू। क्या इनको लोन जल्दी मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर टू या देर से मिलेगा? छा गए आप लोग, सारी बातें आपको आ गई, कमाल नहीं होगी।
2 दिन पहले तक आप सारे ब्लैंक बैठे हुए थे, परेशान बैठे हुए थे। नुकसान, इसको बनाने का खर्चा ज़्यादा कि कम, ज़्यादा कम्प्लेक्स के कम कम्प्लेक्स, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कम के ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर टू, और क्या इनके अकाउंट सीक्रेट होते हैं या पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हैं? पब्लिकली डिस्क्लोज कर, मगर पार्टनरशिप के अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं होते, वहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। एक दफ़ा ये सारी बातें देख लें। अब ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है, एक तरफ क्या आ रहा है सोल प्रोप्राइटर, एक तरफ क्या आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है, ये सारी बातें पढ़े और मुझे तसल्ली से पढ़ के बताइएगा किसी पॉइंट में कोई परेशानी अगर आपको हो तो। पहले सोल प्रोप्राइटर पढ़ लें, फिर पार्टनरशिप पढ़िएगा, फिर कंपनी पढ़िएगा। अच्छा, कंपनी का एक कोई और नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बोला? कॉरपोरेशन भी कहते हैं। पहले सोल ट्रेडर पढ़ ले, फिर पार्टनरशिप और फिर कंपनी। तसल्ली से पढ़ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बताऊंगा, ये लिखा हुआ है, सब कुछ आपके पास मौजूद है, लिखना कुछ नहीं है, बस अभी पढ़ते जाएं। हाँ जी, कोई पॉइंट जो परेशान कर रहा हो बताएं। सर हमने कंपनी में पढ़ा था कि टैक्स बेनिफिट नहीं होता, डबल टैक्सेशन, इसलिए लेकिन यहाँ पे टैक्स। हाँ, यहाँ पे एक टैक्स बेनिफिट इनको मिलता है, बताता हूँ क्या मिलता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, गुड, और एक और सर, बताएं। ये पार्टनरशिप में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती ठीक है, सारे पार्टनर एग्री। ठीक है, और कोई मसला, और कोई प्रॉब्लम? बाकी सबको सारी बातें क्लियर है। अच्छा, मैं पहले बात करता हूँ पार्टनरशिप वाली। देखो, ये एडवांटेजेस है इन कंपैरिजन। सोल प्रोप्राइटर के पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ज़्यादा, उसका कंट्रोल क्या है? ज़्यादा। पार्टनरशिप में हमेशा लड़ाई नहीं होगी, यानी कि हमेशा पांचों लोग, ये पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त ही आपस में लड़ते रहें और टाइम पे फैसला ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी मींस यहाँ पे कि हर पार्टनर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स लेकर आ रहा है। किसी की स्किल सेल्स में अच्छी है, किसी की परचेज़ में अच्छी है, किसी की एसेट्स ख़रीदने में अच्छी है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास मार्केटिंग है। तो हर बंदा अपनी अपनी राय क्या देगा? दूसरों को देगा। तो दिमाग और जहन खुल जाता है। डिफरेंट जब आपको मशवरे मिलना शुरू हो जाते हैं तो आपने जो चीज़ सोची होती है उसको आप दूसरों के मुताबिक क्या कर सकते हो,
क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। दैट इज़ वाई फ्लेक्सिबिलिटी। हमेशा फटे नहीं होंगे, हाँ हो भी सकते हैं, मगर फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट भी आ सकता है। दूसरा जो आपने पॉइंट दिया टैक्स बेनिफिट का, ये सुन लें, ये मैंने अगर आपने गौर किया हो तो ये बताते हुए भी ये पॉइंट यहाँ से मैंने मिस कर दिया था, जान के किया था, ताकि एक दफ़ा पहले आप देख लें फिर आपको बताऊँगा। अब सुनो, कंपनीज के पास एक पावर होती है, एक ऐसी पावर होती है जिसको हम कहते हैं डिडक्शन की पावर। किसकी पावर होती है? डिडक्शन की पावर। आपने अकाउंटिंग में अक्रूवल का वर्ड पढ़ा अभी तक? चलो कैश को पढ़ा ना। कैश क्या होता है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैश बेसिस पे होती हो। जो टैक्स वाले हैं ना, टैक्स वाले कहते हैं कि हमें अक्रूवल, अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या, हमें अक्रूवल नहीं आता। हम किस पे चलते हैं? हम चलते हैं कैश बेसिस पे। कौन सी बेस पे चलते हैं? कैश बेसिस पे चलते हैं। अभी कैश बेसिस क्या है? बिल आया बिजली का, मैंने बिल पे कर दिया, ये कैश बेसिस है। अक्रूवल ये है कि मैं बिजली का बिल एडवांस में पे कर रहा हूँ। अभी मुझे बिल नहीं आया, बिल ने कब आना है? फ्यूचर में। पैसे मैं आज दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एडवांस। एडवांस। कैश बेसिस कहता है कि जितना खर्चा एक्चुअली हुआ है उतने पैसे दे दो, जितना खर्चा एक्चुअली हुआ है उतने पैसे दे दो। और अक्रूवल क्या है? एडवांस बुकिंग। कि मैं वापडा वालों को बोलूं कि तुम मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, जितना भी बिल आता जाएगा डिडक्शन करते जाना, ये अक्रूवल है। अच्छा, इसका रिवर्स भी है, इसका उलट भी होता है कि बिल आ रहा है मैं पे नहीं कर रहा, 1 महीने का आ गया, 2 महीनों का आ गया, 3 महीनों का आ गया, मैंने पे कब किया? जाके चौथे महीने। तो ये कैश बेसिस नहीं है। कैश बेसिस क्या होती है? कि जिस मंथ का बिल उसी मंथ में पेमेंट। बात समझ आ रही? टैक्स वाले कहते हैं कि हमें अक्रूवल अकाउंटिंग नहीं आती, हमें कौन सी अकाउंटिंग आती है? तो जो तुमने अक्रूवल में पैसे पे किए हैं वो हम तुम्हें माइनस करने देंगे, यानी कि वो खर्चा हम काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ कौन सा खर्चा लेंगे? कैश में हुआ। कौन सा खर्चा लेंगे? जो कैश में हुआ है। एलिजिबल फॉर सर्टन टैक्स डिडक्शंस रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, आप लोग आगे जाके पढ़ लेंगे, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि टैक्स वाला कहता है कि मैं इन खर्चों को नहीं मानता। जैसे लेट्स से आपने एक गाड़ी ली 10 लाख की। उस गाड़ी को लेने के बाद आपने उस गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस कराई, वो कराई 1 लाख की। टोटल खर्चा गाड़ी पे कितना? 11 लाख। आप अपने फादर के पास गए, आपने कहा मुझे 11 लाख दे दो। उन्होंने कहा क्यों? आपने कहा वो 11 लाख मैंने खर्चा किया है, मैंने गाड़ी ली है 10 लाख की और 1 लाख रुपए की क्या की है, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 11 लाख रुपए दे दें। अब्बा जी ने कहा बेटा देखो, मैं तुम्हें गाड़ी के पैसे तो दूंगा, मगर जो तुमने ऊपर मॉडिफिकेशन कराई है उसका 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो अब्बा जी के नज़दीक खर्चा कितना है, आपके नज़दीक खर्चा कितना है, ये फ़र्क है। अब आपने क्या किया होगा? आपने ये किया होगा कि मैंने 20 लाख कमाया और ख़र्चा आपके मुताबिक कितना है, 11 लाख। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 9 लाख। इस पे लगाएं 30% का टैक्स रेट फ़र्ज करते हैं, तो टैक्स कितना बना, कितना बना? 9 3 आर 27, तो कितना बना 27 वॉट, 2 लाख 2.7, 2,70,000। ये आपके मुताबिक टैक्स है।
बट जब आपने रिटर्न फाइल की तो टैक्स वालों ने कहा कि भाई 20 लाख तुमने कमाया, हम कितना खर्चा माइनस करेंगे? 10 लाख। कितना प्रॉफिट बचा? टैक्स कितना पे करेगा? 30%। कितना बनेगा? 3। ये आपको फ़ायदा हुआ कि आपको नुकसान हुआ? आपको कितने का नुकसान हुआ? 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। इसका रिवर्स भी होता है। आपने कितना कमाया? 20 लाख। आपने अपनी वर्किंग के मुताबिक कितना माइनस किया हुआ है? 11 लाख। टैक्स वालों ने कहा यार 11 लाख नहीं, हम तुम्हें मज़ीद 4 लाख माइनस करने का अलाउ करते हैं, तुम फ्यूचर में भी मॉडिफिकेशंस कराओ, हमें अच्छी लग रही है तुम्हारी मॉडिफिकेशंस, फ्यूचर में भी करवाओ, हम तुम्हें टैक्स एडवांटेज दे रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं। इस टैक्स इंसेंटिव से मुझे बताओ उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? तो कम प्रॉफिट पे टैक्स कम के ज़्यादा? कम। तो अब उसका प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। मगर एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितना था? 9 लाख। अकाउंटिंग की बुक्स में उसका प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? 9 लाख। टैक्स वालों के रिकॉर्ड्स में उसका प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? ये फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने हमें क्या दी हैं? टैक्स इंसेंटिव्स दी हैं। क्या दिए हैं? टैक्स या टैक्स डिडक्शंस। उन्होंने हमें कुछ ऐसा खर्चा माइनस करने की इजाज़त दी है जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, और कम प्रॉफिट पे टैक्स भी कम। वो आपने सुना होगा, जब ज़्यादा तो ज़्यादा, और जब बारिश तो पानी। जब ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो टैक्स भी, जब प्रॉफिट कम आता है तो टैक्स भी। ये 3 दफ़ा बोल रहे हैं। ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो टैक्स भी, कम प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट वही है 9 लाख का। और ये मेरी कौन सी बुक्स में आ रहा है? कौन सी बुक्स में आ रहा है? अकाउंटिंग की बुक्स में आ रहा है। मगर टैक्स के रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट कितना है? क्या ये मैंने अपनी पसंद से 11 को 15 किया? मैं 11 ही लेके गया था, उन्होंने कहा आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने जो मॉडिफिकेशंस कराई हैं ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हम चाहते हैं कि इस तरह का काम आप मज़ीद करें, तो हम आपको आज एडवांटेज दे रहे हैं कि आप 11 लाख के बजाय कितना माइनस कर सकते हैं? 15 लाख। जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? और उस पर टैक्स भी क्या पड़ेगा? मगर ये रिवर्स भी हो सकता है। आपने कितना माइनस किया है? 11 लाख। गवर्नमेंट ने कहा ये क्या बकवास काम करके आ गए हो, हम 11 लाख माइनस नहीं करने देंगे, हम 10 लाख माइनस करेंगे। तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? ज़्यादा। उस पर टैक्स भी। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा हमेशा। अकाउंटिंग का प्रॉफिट और टैक्स वालों का निकाला हुआ प्रॉफिट फ़र्क होगा। अकाउंटिंग का प्रॉफिट आप लोग पढ़ेंगे ये ITA में, जो कि अब आपका आजकल क्या है, FOA PRC 1। फिर आप पढ़ेंगे CAF 1 में, फिर आप पढ़ेंगे CAF 6 में, और जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ेंगे CAF 2 में। तो अभी के लिए इतना ध्यान में रख लें। ये बात समझ आती है? ये वाली वर्किंग सिंपल सा फंडा क्या आप बताया कि टैक्स वाले खर्चा कम भी कर सकते हैं और खर्चा ज़्यादा करेंगे, खर्चा तो प्रॉफिट मेरा मुझे हदायत दें बच्चों, ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा माइनस करने दे रहे हैं तो प्रॉफिट कम। तो कम प्रॉफिट पे मुझे फ़ायदा है कि मुझे नुकसान है? क्या फ़ायदा है? और अगर वो मेरा किया हुआ खर्चा नहीं मान रहे, जो मैं 11 करके आया वो कहते हैं नहीं 10 माइनस करने देंगे, तो ये मेरा फ़ायदा है कि नुकसान है? वैसे अगर देखा जाए तो मेरा प्रॉफिट 9 से बढ़ के कितना हो गया है? 10। मगर एक्चुअल में अब मुझे टैक्स कितने पे पे करना होगा? 10। ये मेरा नुकसान कि मैं उस 1 लाख पे टैक्स पे कर रहा हूँ जो कि मेरा असल में प्रॉफिट है ही नहीं। याद रखो के ये पॉइंट। डन।
अब एक काम करो, जल्दी से डिसएडवांटेज भी पढ़ डालो। इसमें भी एक आधा वर्ड है जो तुम्हें परेशान करेगा। मैं चाहता हूं कि वो वर्ड पहले तुम लोग पढ़ो फिर पूछो। हाँ, जो कोई परेशानी, कोई ऐसा वर्ड जो कि नया हो। तीसरी रो में तीसरा वर्ड कौन सा? तीसरी रो है ये कॉर्पोरेशन में। तीसरा पॉइंट डिविडेंड। हाँ, कौन सा? सर डबल टैक्सेशन कॉर्पोरेट। कौन सा? ये इसमें इतना मुश्किल क्या है? गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनियों पे ज़्यादा के कम, ये लिखा हुआ। इस वर्ड पे किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ? ये क्या होता है? ये डिविडेंड क्या होता है? इस पे कोई सवाल नहीं आता? मैं बताऊँ? मैं छोड़ दूँ? बताऊँ या छोड़ दूँ? बता दो। डिविडेंड किसे कहते हैं? चलो लिख लें। ये वो पैसा है, डिविडेंड वो पैसा है, डिविडेंड वो पैसा है, डिविडेंड वो पैसा है जो कंपनी अपने सारे खर्चे करने के बाद और कुछ पैसा अपने पास रखने के बाद, सारे खर्चे करने के बाद और कुछ पैसा अपने पास रखने के बाद शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। शेयर होल्डर्स को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है उनकी शेयर होल्डिंग रेशो में, उनकी शेयर होल्डिंग रेशो में। ये वो पैसा है जो कंपनी अपने सारा खर्चा करने के बाद, आगे क्या लिखवाया था? कुछ पैसा अपने पास रखने या सेव करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो किसको दे रही है? किस रेशो में? शेयर होल्डिंग। ये यहाँ पे कहाँ लिखी हुई है शेयर होल्डिंग रेशो? कहाँ लिखी हुई है? किस कलर से लिखी हुई है? पर्पल से लिखी हुई है। तो अब अगर कंपनी को सब खर्चे माइनस करने के बाद, अपनी सेविंग्स अपने पास रखने के बाद अगर प्रॉफिट बचा है 7 लाख रुपए का, तो ये 7 लाख रुपया अब किन को मिलेगा? ए को कितने परसेंट मिलेगा? 25%। बी को, सी को, तो सी को कितने पैसे मिलेंगे? 3.5 लाख। और बाकी डी और ई को। ये है डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। आज की आखिरी बात करता हूँ, चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।
आपकी गाड़ी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है? मेट्रो बस पब्लिक है कि प्राइवेट है? आपकी गाड़ी में आपसे पूछे बिना कोई सवार हो सकता है? मेट्रो में हो सकता है? इसी तरह कंपनियां भी दो तरह की हैं। एक, अब आप लोग मुझे बताएं, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें चंद मालिक होते हैं, वो मखसूस लोगों ने मिलकर बनाई होती है, और चूंकि चंद लोगों ने मिलकर बनाई है तो वो नहीं चाहते कि बाहर का कोई बंदा हमारी कंपनी में आए। और पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ये 5 पब्लिक बना रहे हैं कि प्राइवेट बना रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बना रहे हैं, क्योंकि 5 लोग मिल के एक कंपनी बना रहे हैं। बट अगर इनका मकसद हो अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने का, फैलाने का, ज़्यादा पैसा हासिल करने का, तो फिर इनको कौन सी कंपनी बनानी चाहिए? पब्लिक कंपनी। PIA कौन सी कंपनी है? नेस्ले कौन सी कंपनी है? डन, ओके। चैप्टर 2 अब आप पूरा पढ़ सकते हैं। चैप्टर 2 का टेस्ट आपको अभी बता दिया जाएगा। पोर्टल के ऊपर MCQs होंगे, 2 टेस्ट होंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2, कुल मिला के 50 MCQs होंगे। तो वो पोर्टल भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, पोर्टल पे ही आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट नंबर 2, कल सैटरडे है, कल हमारी क्लास थोड़ी सी लॉन्ग होगी। हम अपने टाइम पे स्टार्ट करेंगे 8 बजे और 10 बजे तक जा रहे होंगे। डन, कल मिलते हैं।